हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहाज फिजियो पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑस्टियोमाइलिटिस। सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस होता क्या है। जो ऑस्टियोमाइलिटिस होता है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ऑस्टियो, एक माइलॉन, जिसमें ऑस्टियो का मतलब होता है बोन एंड माइलॉन का मतलब होता है बोन मैरो। और इसके बाद आइटिस हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन के लिए। तो ऑस्टियोमाइलिटिस क्या है? ऑस्टियोमाइलिटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो कॉज्ड बाय इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, जो ऑस्टियोमाइलिटिस है वो बोन एंड बोन मैरो का इन्फेक्शन होता है, जो मेनली किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से। और इससे क्या होता है? बोन एंड बोन मैरो में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके जो टाइप्स हैं वो मेनली टू हैं। सबसे पहले एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस और दूसरा है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस होता है वो सडन ऑनसेट होता है और जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस होता है वो धीरे धीरे होता है। जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है उसकी ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक्स के लिए होती है। मतलब अगर 2 वीक्स से कम ऑस्टियोमाइलिटिस है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के वो सेवियर होते हैं। जबकि जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस होता है अगर मोर देन 6 वीक्स के लिए है तो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। और इसके बाद जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड होते हैं। अब जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है वो हमें मोर कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, जबकि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस मेनली एडल्ट्स में होता है। और जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है उसका वो यूजुअली हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है। हेमाटोजेनस मतलब ब्लड के थ्रू। और जो क्रोनिक होता है वो ड्यू टू अनट्रीटेड एक्यूट इन्फेक्शन और ओपन फ्रैक्चर। मतलब क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस कब होता है? जब हम एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस को ट्रीट नहीं करते। अगर वो अनट्रीटेड रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो क्रोनिक के रूप में बदल जाता है। और यह ओपन फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ तो क्या हुआ, जब उसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो अंदर एंटर कर जाएगा। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और ऑस्टियोमाइलिटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है उसका जो ट्रीटमेंट है उसकी गुड रिस्पॉन्स आते हैं। और जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस है उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम इसके कॉजेज़ देखते हैं। जो ऑस्टियोमाइलिटिस है वो किस किस की वजह से होता है। सबसे पहले है पायोजेनिक बैक्टीरिया। पायोजेनिक बैक्टीरिया में कौन सा आता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस मेनली आता है। उसके बाद जो अदर बैक्टीरिया हैं पायोजेनिक वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई एंड स्यूडोमोनास। इसके बाद है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से भी ये हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन या अदर, जैसे कि ओपन फ्रैक्चर्स की वजह से। अगर ओपन फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया एंटर करेगा इसकी वजह से सर्जरी के थ्रू। अगर सर्जरी में भी जब सर्जरी हो रही है तो क्या करेंगे, उसको कट करते हैं। तो उसके बाद अगर बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर जाएगा तो इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है और इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोमाइलिटिस होगा। ट्रॉमा फॉरजिन बॉडी की वजह से हो सकता है। इसके बाद क्या है, स्प्रेड फ्रॉम नियर बाय इन्फेक्टेड फोकस। मतलब जैसे कि अगर बॉडी के कोई पार्ट में इन्फेक्शन है तो उसी के पास के उसी के पास की बोन में वो फैल सकता है और ये ऑस्टियोमाइलिटिस का रूप ले सकता है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टीज द बोन, हेमाटोजेनस और डायरेक्ट इनोकुलेशन। सबसे पहले क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान लो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, वो हमारी स्किन में ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे या तो वो हेमाटोजेनस, जैसे कोई सर्जरी हुई या ओपन फ्रैक्चर हुआ तो उसके बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। इससे क्या होगा, ये बोन में पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिज्म लॉज इन मेटाफाइसिस एंड आर्टरीज। मतलब क्या होगा, जो मेटाफाइसिस होती हैं बोन की ये उन तक पहुंच जाता है और इसके बाद क्या करता है, वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो इंट्रामेड्युलरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेगा, इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो मेडुला है
अंदर जो बोन के अंदर जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई कम जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी वहाँ पे, तो बोन इस्चीमिया होगा एंड नेक्रोसिस। डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से उसमें क्या होगा, बोन इस्चीमिया हो जाएगा एंड नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल की डेथ होने लग जाएगी। इसके बाद क्या होगा, पस फॉर्मेशन इन मेडुलरी कैविटी। अब बोन इस्चीमिया नेक्रोसिस हो गया तो क्या होगा, जो ब्लड का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। इससे क्या होगा, जो आरबीसीज हैं वो वहाँ पे आएगी। इससे क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा इन मेडुलरी कैविटी। एंड इसके बाद क्या होगा, पेरियोस्टियल इरिटेशन होगी, इनवॉल्यूक्रम बनेगा और न्यू बोन फॉर्मेशन होगी। इसके बाद क्या होगा, पस में परफोरेट थ्रू कॉर्टेक्स, सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन एंड साइनस। इसके बाद क्या होगा, पस क्या होगा, बाहर आने लगेगा बोन से। एंड इसके बाद क्या होगा, एक परमानेंट स्किन में होल बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनस, जिसके थ्रू जो पस होता है वो बाहर निकलता रहता है। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं हम, सबसे पहले क्या हुआ, अर्ली इन्फेक्शन, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, एक पार्ट में इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेडुलरी इन्फेक्शन एंड ब्लड फॉर्मेशन। जो मेडुला है बोन की उसमें इन्फेक्शन हुआ और कहाँ हुआ, उसमें पस फॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, पेरियोस्टियल रिएक्शन या इनवॉल्यूक्रम। एक साइड से क्या जो हमको दिख रहा है वो है इनवॉल्यूक्रम। उसके बाद क्या हुआ, इनवॉल्यूक्रम है, न्यू बोन फॉर्मेशन होने लग गई। उसके बाद जो सिक्वेस्ट्रम है, डेड बोन है, वो बीच में जो दिख रही है उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रम, डेड बोन। और उसके बाद इसके एक स्किन के एक पार्ट से क्या हुआ, साइनस बन गया, होल बन गया, जिससे क्या हो गया कि वहाँ से पस बाहर निकल रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम साइनस। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो पेन है, हमें पेन देखने को मिलेगी कहाँ पे, लोकलाइज्ड एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, डीप होगी एंड डल एग पेन होगी। इसके बाद वहाँ पे जिस एरिया में इन्फेक्शन है उस एरिया में हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद स्वेलिंग, वार्मथ एंड रेडनेस फील होगी। इसके बाद फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से मसल पेन हो सकता है और इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जिस पार्ट में इन्फेक्शन है उसके बाद उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। इसके बाद इन क्रॉनिक केसेस में क्या देखने को मिल सकती है, साइनस फॉर्मेशन। साइनस फॉर्मेशन मतलब जिस जगह स्किन में क्या होगा, होल बन जाएगा जहाँ पे इन्फेक्शन है। इसके बाद डिस्चार्ज हो सकता है, पस निकल के बाहर आ सकता है, इसको बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे डिफॉर्मिटी हो सकती है एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है वीकनेस की वजह से। अब देखते हैं हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब देखो, सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो इसमें हम ब्लड टेस्ट ज़रूर करेंगे, जैसे सीबीसी कर सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन के लिए हम ESR देख सकते हैं, CRP है, ये सब क्या होता है, इन्फेक्शन में इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके बाद हम एक्सरे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या दिखेगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दिख सकती है, ऑस्टियोपनिया दिख सकता है, पेरियोस्टियल रिएक्शन दिख सकती है, सिक्वेस्ट्रम एंड इनवॉल्यूक्रम। इसके बाद MRI कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, CT स्कैन कर सकते हैं, इसमें कॉर्टिकल बोन चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बोन स्कैन कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड अपटेक, कल्चरल एंड सेंसिटिविटी, ये सब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। जो मैनेजमेंट है वो मेनली मेडिकल एंड सर्जिकल। अगर एक्यूट है तब तो उसका मतलब ठीक हो सकता है, उसके चांसेस हैं, बट अगर क्रॉनिक हो गया, धीरे धीरे वो फैल गया तो क्या होगा, इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से वो इन्फेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक देंगे। इसकी ड्यूरेशन रखेंगे 4 to 6 वीक्स के लिए देंगे, और क्रॉनिक केस में ज़्यादा टाइम तक दे सकते हैं। एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एंड एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, एडुकेट न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। और उसके बाद जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सिस मतलब जो पस फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे उसमें कट लगाएंगे और वहाँ से ड्रेन करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। और सेकंड क्या है, रिमूवल ऑफ डेड बोन सिक्वेस्ट्रम। अब
जब वो डेड बोन हो गई, मतलब बोन की डेथ हो गई, तो क्या होगा, उसके बाद उसको हटा ही देते हैं उस बोन को। इसको बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ डेड बोन या सिक्वेस्ट्रम। इसके बाद सूचराइजेशन कर सकते हैं इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड बोन। इसमें जो इन्फेक्टेड बोन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद डेड स्पेस मैनेजमेंट, फिर बोन ग्राफ्टिंग हो सकती है या स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। अब इसके बाद जो इसके कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, डिफॉर्मिटी या अमाइलॉइडोसिस, ये सब हमें देखने को मिलता है।